ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली हम क्या करेंगे, आज हम वेरिएबल्स की डेप्थ स्टडी करेंगे कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो किस तरह मेमोरी में क्रिएट होते हैं, कैसे कैसे वो स्पेस लेते हैं, और किस तरह जो है उनको कौन कौन सी टाइप्स हैं, और कैसे हम उनको उनकी जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन है, इन डेप्थ नॉलेज को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट क्रिएशन में। तो स्क्रीन शेयर मैं कर रहा हूँ आप बच्चों से, तो कैन लेट मी नो कि स्क्रीन शेयर हो गई है। स्क्रीन शेयर हो गई है आपको? कोई बच्चा बता दे। जी सर, हो गई है। ओके ग्रेट, आवाज़ भी सबको क्लियर आ रही है? यस सर। ओके ग्रेट। सो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएबल्स के ऊपर, ठीक है, यानी कि डेटा टाइप्स के ऊपर है। बेसिकली वेरिएबल्स के ऊपर तो नहीं है, डेटा टाइप्स के ऊपर है कि डेटा टाइप्स कितनी तरह की होती हैं, मेमोरी में कितनी स्पेस लेती हैं, क्रिएट कैसे होती हैं, कौन सी टाइप की डेटा टाइप मेमोरी के किस पार्ट में स्टोर होती है। तो मेमोरी जो है हमारी, मेमोरी भी हम इसको कहते हैं, रैम भी कहते हैं, सिस्टम मेमोरी भी बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, मेन मेमोरी भी बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं। ये सारे एक ही चीज़ के नाम है, बेसिकली ये रैम ही है, ठीक है ना। तो जितने भी हमारे डेटा स्टोर होता है, जितने भी प्रोग्राम रनिंग में होते हैं, वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? इस मेमोरी में स्टोर होते हैं। अच्छा, कोई बच्चा मुझे ये बताएगा कि कोई बच्चा मुझे बताएगा कि ये इस वेरिएबल और इस वेरिएबल में क्या फ़र्क है? और एक ग्लोबल है, एक लोकल है। ठीक है, ग्लोबल कैसे पता चला आपको कि ये ग्लोबल है? मेन फंक्शन से बाहर लिखा हुआ है। अच्छा, अगर किसी और फंक्शन के अंदर होता, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ void माय फंक्शन और इंट cfg 44, तो अब ये जो cfg नया मैंने वेरिएबल बनाया है, ये क्या है? ये भी लोकल है। लोकल है, बहुत अच्छी, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? सॉरी, कौन बोल रहा था? रिजवान। रिजवान, शाबाश रिजवान, बहुत अच्छी। एग्जैक्टली रिजवान ने ठीक बताया कि ये हमारे जो हैं लोकल वेरिएबल्स हैं और ये ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। लोकल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं हमारे जो किसी रैम के अंदर हम क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। और जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं वो, सॉरी रैम के अंदर नहीं, सॉरी फंक्शन के अंदर क्रिएट करते हैं। और जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं वो फंक्शन के अंदर नहीं होते, बल्कि फंक्शन से बाहर होते हैं। अब ये फंक्शन के अंदर था तो ये लोकल था, ये भी लोकल था, और ये ग्लोबल है। ओके, तो इसी तरह हमारे पास जो रैम होती है, बेसिकली उसके अंदर जितने भी हम वेरिएबल्स वगैरह क्रिएट करते हैं, जो जो भी चीज़ें क्रिएट होती हैं वो रैम के अंदर ही स्टोर होती हैं। अच्छा, ये तो रैम की आपकी जो फिजिकल शेप इस तरह होती है, आप ये देख सकते हैं, इस तरह रैम होती है ये, ठीक है। ये आपके कंप्यूटर में, आप बच्चों लड़के तो काफ़ी दफ़ा देखते रहते हैं कि जब भी कंप्यूटर ख़राब होता है उसको खोला, रैम निकाली, साफ की, लगाई, चल गया, चलो जी आप कंप्यूटर साइंटिस्ट बन गए। शुरू में ऐसी फीलिंग आती थी जब हार्डवेयर के साथ बंदा खेलता था। तो ये रैम वो रैम है, ठीक है। इसके बाद जो रैम का फिजिकल स्ट्रक्चर होता है ना, इंटरनल्स होते हैं, वो रैम किस तरह होते हैं? एक रैम को छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड किया होता है, सेल्स के अंदर एक्चुअल डेटा स्टोर होता है, और सारा हर एक सेल का एक मेमोरी का लोकेशन होती है, एक उसका फिजिकल एड्रेस होता है। और मेमोरी जो होती है वो सीपीयू के साथ कनेक्टेड होती है, और सीपीयू डेटा रीड करता है और इंस्ट्रक्शन रीड करता है, सारी चीज़ें मेमोरी के अंदर पड़ी होती हैं। तो इस तरह ये इनकी ना फिजिकल कनेक्शन होता है इनका, ठीक है। ये कनेक्टेड होते हैं सीपीयू और रैम, और सीपीयू जितनी भी चीज़ें रीड करता है, राइट करता है, जो भी चीज़ें होती हैं वो रैम के अंदर इस तरह फिजिकल वायर्स के जरिए, फिजिकल लाइन्स के जरिए कर रहा होता है, ठीक है। ये एक्चुअली इस तरह काम हो रहा होता है। अच्छा, सबसे पहले हमें एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल इज द नेम, मेमोरी लोकेशन और सिंबॉलिक एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन, यानी कि हम इन एड्रेसेस को याद नहीं कर सकते, ये एड्रेसेस बहुत कम्प्लेक्स होते हैं, तो इनकी जगह हम वेरिएबल्स का कंसेप्ट ले आते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स को याद करना आसान होता है। जो हमारी रैम होती है ना, उसकी जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं ना, जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, कोई आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई आप ऐप बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं किसी भी लेवल का,
तो वो सॉफ्टवेयर जब आप एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो उसके 4 पोर्शन होते हैं जो रैम के अंदर क्रिएट होते हैं। यानी कि रैम को हम कह सकते हैं कि 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है प्रोग्राम को स्टोर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। उनमें से एक होता है डेटा सेगमेंट, एक होता है स्टैक, एक होता है हीप, और एक होता है टेक्स्ट या कोड सेगमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपने इसको सही से समझना है कि जब आपका प्रोग्राम रैम में लोड होता है तो वो किस तरह रैम के अंदर लोड होता है। लोकल वेरिएबल कहाँ पे स्टोर होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल कहाँ पे स्टोर होते हैं, फंक्शंस कहाँ पे स्टोर होते हैं रैम में, क्योंकि रैम के अंदर तो बहुत सारे पार्ट्स हैं ना, रैम के अंदर फिजिकली डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अच्छा, तो हमारे रैम के कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है? 4 हिस्सों में, डेटा सेगमेंट, स्टैक, हीप और टेक्स्ट सेगमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये हर वक्त आपको रेडीमेड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि रैम के कितने हिस्से होते हैं। अच्छा, आपके जितने भी लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? रैम के अंदर होते हैं। लोकल वेरिएबल, सॉरी, स्टैक में। लोकल वेरिएबल्स और फंक्शंस जो होते हैं हमारे, वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? स्टैक में। बात की समझ आई है? यानी कि ये हमारे पास जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं फंक्शन के अंदर जो हम बनाते हैं, वो सारे के सारे कौन से पार्ट के अंदर स्टोर होते हैं? स्टैक में। और जो हमारे प्रोग्राम का स्टैक वाला हिस्सा होता है मेमोरी के अंदर, वो रिसाइज होता रहता है। कभी उसमें कोई ऐसा फंक्शन लोड होगा, जो कोई ऐसा फंक्शन लोड होगा जिसमें वेरिएबल ज्यादा होंगे, तो उस स्टैक वाले साइज जो रैम के अंदर मौजूद है उसका साइज बड़ा हो जाएगा। अगर कोई ऐसा हिस्सा लोड होता है जिसका साइज छोटा है, तो वो क्या होगा? हमारा स्टैक का साइज छोटा हो जाएगा। यानी कि जो स्टैक होता है बेसिकली इट इज यूज टू स्टोर लोकल वेरिएबल्स एंड फंक्शंस, और इसका जो साइज होता है वो छोटा या बड़ा होता रहता है, वो डिपेंड करता है कि उसमें कितने वेरिएबल्स हमने लोड किए हैं। और लोकल वेरिएबल्स जो हमारे होते हैं वो सिर्फ उस वक्त क्रिएट होते हैं जब फंक्शन कॉल होती है। जैसे फंक्शन कॉल होने के बाद खत्म होता है, यानी कि भाई फंक्शन को अगर मैं कॉल करूं यहाँ पे, तो जब हमारी एग्जीक्यूशन लाइन नंबर 10 पे जाएगी तो तब ये रैम में क्रिएट होगा, और जैसे 10 के बाद ये 11 पे जाएगी तो ये रैम से क्या हो जाएगा? रिमूव कर दिया जाएगा। तो इसलिए ये स्टैक के अंदर होता है। स्टैक जो डेटा स्ट्रक्चर है ना, एक मिनट, अजान हो रही है। ओके, अजान हो रही थी तो मैंने पास कर दिया था। अच्छा, अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे कि हमारी जो वेरिएबल्स होते हैं ना, वेरिएबल्स मेमोरी के अंदर हमारे पास बेसिकली जो रैम होती है ना, उसके अंदर जब हमारा कोई प्रोग्राम लोड होता है ना, तो वो 4 हिस्से उसके अंदर बनते हैं। यानी कि 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है वो प्रोग्राम। उनमें से एक होता है डेटा सेगमेंट, एक होता है स्टैक, एक होता है हीप, और एक होता है टेक्स्ट या कोड सेगमेंट। इसमें जो हमारा फोकस रहेगा ना, वो 2 चीज़ों पे अभी रहेगा, अभी के कोर्स में। अभी जितना भी हमने काम किया है ना, उसमें हमारे प्रोग्राम के ये वाले जो 2 हिस्से हैं ना,
ये वाले यूज हो रहे थे। अब नेक्स्ट सेमेस्टर में जब हम जाएंगे ना, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें हमारा ये वाला हिस्सा भी यूज होगा, हीप। ठीक है, उसमें फिर वो और कोड सेगमेंट के अंदर हमारा जो एक्चुअल फिजिकल कोड होता है वो स्टोर होता है। ये अभी यूज हो रहा होता है हमारा। अभी हमने इस पोर्शन को यूज नहीं किया, ये तीनों पोर्शन जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो वो यूज हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, डेटा सॉरी स्टैक की बात कर रहे थे हम। स्टैक हमारे पास एक मेमोरी के अंदर एक पोर्शन क्रिएट होता है जब हमारे जितने भी लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो इसके अंदर लोड होते हैं। जब भी हम कोई फंक्शन कॉल होता है तो वो बेसिकली क्या करता है, उस फंक्शन के अंदर जब ये फंक्शन कॉल करेंगे, इस फंक्शन के अंदर जितने भी लोकल वेरिएबल्स होंगे वो सारे के सारे कहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे, स्टैक के अंदर। और जैसे ही फंक्शन कॉल होने के बाद खत्म होगा तो वो स्टैक में से सारे वेरिएबल्स रिमूव कर दिए जाएंगे। तो हमेशा जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो दैट्स वाई वो क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। और ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोकल वेरिएबल बनाएं, क्योंकि इसमें आपकी मेमोरी यूटिलाइज हो रही होती है। ठीक है, अगर एक फंक्शन के अंदर वेरिएबल ज्यादा है तो हमारे पास स्टैक का साइज उस वक्त बड़ा हो जाएगा, जैसे अगला फंक्शन होगा कम वेरिएबल वाला तो स्टैक का साइज छोटा हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली क्या होता जाता है, एडजस्ट होता रहता है। इसी तरह जो हीप होती है ना, हीप जिसकी जो हम नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, जो आपको पता होना चाहिए, इसका भी साइज जो होता है ग्रो एंड श्रिंक, यानी कि ज्यादा या कम होता रहता है एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको ना अच्छे से पता होना चाहिए। अच्छा, स्टैक की बात हमने कर ली। नेक्स्ट पोर्शन होता है डेटा सेगमेंट का। जितने भी हमारे ग्लोबल वेरिएबल या स्टैटिक वेरिएबल्स, अभी हमने ग्लोबल वेरिएबल्स पढ़े हुए हैं, स्टैटिक्स का आई थिंक हमने एक लेक्चर के अंदर रिव्यू लिया था। स्टैटिक वेरिएबल्स वो होते हैं जो शेयर्ड होते हैं, यानी कि आप कह दें कि जो साझे होते हैं, हम सब की शेयर्ड होते हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस उसको या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स उसको यूज कर सकते हैं, वो स्टैटिक होते हैं। अभी इसको इतना डीपली नहीं देखना, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो है हम इसको बड़ा ही डिटेल में देखेंगे स्टैटिक डेटा टाइप्स को। तो जो डेटा सेगमेंट होता है उसके अंदर क्या स्टोर होता है हमारे पास, ग्लोबल वेरिएबल्स। यानी कि आप ये प्रोग्राम है ना, जब ये प्रोग्राम चलाएंगे ना, तो जैसे ही प्रोग्राम आप कंपाइल पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जो अगर हम इस स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, जैसे हम कंपाइल करते हैं तो ड्यूरिंग कंपाइलेशन टाइम वो ये चेक करता है कि कितने ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, और उतने ग्लोबल वेरिएबल्स और उनकी डेटा टाइप की बुनियाद के ऊपर वो हमें रैम के अंदर एलोकेशन करा देता है। और जो डेटा सेगमेंट होता है इसका साइज फिक्स होता है, क्योंकि ये कंपाइल टाइम डिसाइड हो जाता है कि इसमें 10 वेरिएबल हैं तो 10 के ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने थ्रू आउट द जब तक प्रोग्राम आपका चलता रहेगा वो ग्लोबल वेरिएबल रैम में पड़े रहेंगे। तो इसके लिए इसका जो साइज होता है उसको फ्लेक्सिबल बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब हम फ्लेक्सिबिलिटी लेके आते हैं तो ऑफकोर्स प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा लगता है। तो डेटा सेगमेंट के अंदर हम क्या करते हैं बेसिकली, हम अगर आप इस बात को पढ़े ना कि data segment contains the static data of program, the variable that exists throughout the program execution. इसके अलावा global variables in a C और C++ programs and a variable declared as static, ये रिपीट होगी शायद। और जो डेटा सेगमेंट एंड टेक्स्ट, जो ये दो ब्लॉक्स, यानी कि जो डेटा सेगमेंट होता है और जो कोड सेगमेंट होता है, ये कैलकुलेट होते हैं, इनका जो साइज होता है कंपाइल टाइम में होता है। ठीक है ना, तो इसको हम बाद में कैलकुलेट नहीं करते। ठीक है, तो ये अभी मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, लोकल वेरिएबल स्टैक में, ग्लोबल वेरिएबल डेटा सेगमेंट के अंदर। अच्छा जी, यहां तक कोई क्वेश्चन है किसी बच्चे का तो मुझे बताएं। सर ये डेटा सेगमेंट रिपीट कर दें एक बार प्लीज। श्योर। अच्छा, जब हमारी रैम होती है ना, ये अब रैम है, ठीक है, एक रैम फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ी रैम है। अब ये हमारा प्रोग्राम है ना, जब ये प्रोग्राम हम लोड करेंगे ना, यानी कि जब रन पे क्लिक करते हैं, ये जब मैं इस रन पे क्लिक करता हूँ ना, रन पे, ये कंपाइल एंड रन, कंपाइल तो पहले होगा, जब रन पे क्लिक करेंगे ना तो क्या होगा, ये रैम के अंदर चार हिस्से बनाएगा अपने, यानी कि चार खाने बनाएगा अपने लिए। इनमें से एक होगा डेटा सेगमेंट, एक होगा स्टैक, एक होगा हीप और एक होगा कोड सेगमेंट। ठीक है, अच्छा, तो जितने भी हमारे प्रोग्राम के लोकल वेरिएबल्स होंगे ना, वो हमारी स्टैक वाले पोर्शन को यूज करेंगे, यानी कि जब वो क्रिएट होंगे, जब वो डिस्ट्रॉय होंगे, स्टैक के अंदर ही होंगे। और जितने भी हमारे प्रोग्राम के ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे वो किस पोर्शन के अंदर जाएंगे, डेटा सेगमेंट। ठीक है, डेटा सेगमेंट भी कहते हैं इसको, डेटा पोर्शन ऑफ प्रोग्राम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं ना, ये वाले, यानी कि जिनको हम किसी फंक्शन के अंदर नहीं लिखते, वो बेसिकली इस पोर्शन में जाते हैं। अच्छा, जब वो इस पोर्शन में जाते हैं ना, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल हमारे, हमने पढ़ा था कि ग्लोबल वेरिएबल्स थ्रू आउट द प्रोग्राम हमारे मेमोरी के अंदर ही रहते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं होते। ठीक है, जब प्रोग्राम खत्म होगा तब खत्म होंगे।
तो इसी वजह से जो डेटा सेगमेंट का जो साइज होता है ना, जो हम रैम में जब इसको साइज देते हैं तो इसको सिर्फ कंपाइल टाइम कैलकुलेट करते हैं। यानी कंपाइल टाइम हमें पता है, फॉर एग्जाम्पल जब हमने कंपाइल किया है, कंपाइलर को पता है कि भाई इसमें 10 ग्लोबल वेरिएबल बनाए हैं, तो 10 ग्लोबल वेरिएबल के लिए मुझे जगह चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 1 MB चाहिए, तो उसने 1 MB इधर क्या कर दी, बना दी, बस। उसको आप चेंज नहीं करना उसने। क्यों क्यों चेंज नहीं करना? क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल है, और हमने पढ़ा है कि ग्लोबल वेरिएबल जब प्रोग्राम चलता है तो बनते हैं, और जब प्रोग्राम मरता है तो तब मरते हैं, वरना ये जान नहीं छोड़ते। और जो लोकल वेरिएबल होते हैं, चूंकि वो उस वक्त क्रिएट होते हैं जब फंक्शन कॉल होता है, तो इस वजह से फंक्शन के अंदर एक लोकल वेरिएबल भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। तो इस वजह से जो स्टैक होता है ना, इसका साइज जो होता है वो ग्रो या श्रिंक होता रहता है, क्योंकि वो जब बड़ा फंक्शन कॉल होगा तो उसको ज्यादा वेरिएबल्स तो ज्यादा जगह चाहिए होगी, जब छोटा फंक्शन कॉल होगा तो उसको कम जगह चाहिए होगी, तो ये एडजस्ट होते रहते हैं। हीप भी इस तरह ही होता है। हीप का भी थोड़ा सा बता देता हूँ। हीप बेसिकली डायनेमिक एलोकेशन के लिए होता है, ठीक है ना, डायनेमिक। अब इंट बनाते हैं ना, इंट, ठीक है, वो डायनेमिक एलोकेशन नहीं है, इंट को बस 4 बाइट्स ही चाहिए। लेकिन फ्यूचर में ऐसी डेटा टाइप्स पढ़ेंगे जिनका साइज हम फ्यूचर में अपनी मर्जी से बढ़ाते जाते हैं, तो फिर इस किस्म की प्रॉब्लम्स को हीप कवर अप करता है। जी, आप क्वेश्चन बताएं, कौन था क्वेश्चन, किसका था, आप कवर हुआ है, कुछ समझ आई है, दोबारा रिपीट कर दूं? यस सर, आ गई। ओके, ग्रेट। अच्छा जी, अब ये हमने देख लिया कि वेरिएबल जो होते हैं वो किस तरह प्रोग्राम रैम के अंदर किस तरह लोकेशंस को लेते हैं। ग्लोबल वेरिएबल, आपको जो असल चीज पता होनी चाहिए ना, अल्टीमेट गोल हमारी आज की क्लास का ये होना चाहिए इस टॉपिक में से, कि हमारे लोकल वेरिएबल कहाँ पे स्टोर होते हैं, स्टैक में। ग्लोबल कहाँ पे होते हैं, डेटा सेगमेंट में, ठीक है, ये अल्टीमेट गोल है। अच्छा, अब हमारे पास, हमने ना जब प्रोग्रामिंग शुरू की थी ना, हमने आपको डेटा टाइप्स को इतना डिटेल में नहीं बताया था, बिकॉज उस वक्त वो आपको इतनी समझ ही ना आती। अब आपने सारी चीजें पढ़ी हुई है, तो हम अब आपको जब बताएंगे ना कि डेटा टाइप्स ऐसे ऐसे होती हैं, और ये डेटा टाइप मेमोरी में इतनी जगह लेती है, ये डेटा टाइप मेमोरी में इतनी जगह लेती है, हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। सो नाउ यू विल बी मोर क्लियर देन बिफोर। अब आपको ज्यादा इमेज क्लियर होगी कि अच्छा ये ऐसे है। अच्छा, जो डेटा टाइप्स होती है ना, डेटा टाइप टेल्स द कंपाइलर व्हाट टाइप ऑफ डेटा नीड्स टू बी स्टोर्ड इन मेमोरी। यानी कि डेटा टाइप से कंपाइलर को ये पता चलता है कि किस टाइप का डेटा मेमोरी में हम स्टोर करना चाह रहे हैं। तो फिर उसी हिसाब से कंपाइलर रिक्वेस्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि मुझे इतनी स्पेस चाहिए। ठीक है, किसको रिक्वेस्ट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जिस तरह हम कहते हैं कि विंडो है, एंड्रॉयड है, मैकिंटॉश है, लिनक्स है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है विच प्रोवाइड यू एन इंटरफेस टू इंटरेक्ट विद हार्डवेयर। यानी कि आप हार्डवेयर के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते, हम हार्डवेयर के ऊपर अपना सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते। वी नीड समथिंग इंटरमीडिएट, हमें कुछ दरमियान में ऐसी चीज चाहिए कि वो हमें हेल्प आउट करे कि हम हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है ना। अब कंपाइलर ने हार्डवेयर से कम्युनिकेट करना था, कंपाइलर ने कहना था कि भाई मुझे रैम के अंदर 4 बाइट्स चाहिए, तो उसने क्या की, रिक्वेस्ट की ऑपरेटिंग सिस्टम को, 4 बाइट्स ले दो, तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसे 4 बाइट्स देगा। ठीक है ना, बात की समझ आइए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कंपाइलर हमेशा जो है वो रिक्वेस्ट करता है। ये जो लैंग्वेज डिफरेंट होती है, कुछ जगहों पे शायद कंपाइलर नहीं होगा, इंटरप्रेटर होगा, तो कुछ जगहों पे कंपाइलर होगा। ये इंशाल्लाह चीजें फ्यूचर में, बट जो आपका अल्टीमेट ओवरऑल जो एक इमेज है वो ऐसे ही होता है कि कंपाइलर होता है वो डेटा टाइप से देखता है कि कितनी जगह चाहिए, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को कहता है कि मुझे रैम में इतनी जगह ले दो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे उतनी जगह दे देता है। डेटा टाइप्स को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, मेजरली प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव हम नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, इस सेमेस्टर में हम पढ़ेंगे प्रिमिटिव, हमने पढ़ी भी है। प्रिमिटिव डेटा टाइप में इंटीजर, कैरेक्टर, बुलियन, फ्लोट, डबल, वाइड एंड वाइड कैरेक्टर, जिसको हम कैरेक्टर भी कह सकते हैं, वाइड कैरेक्टर भी। ये आउट ऑफ स्कोप है हमारा, हमने अभी तक ना ये चीज़ें पढ़ी हैं, ये जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ठीक है, ये चीज़ें हमने कवर की हैं। ये एक टेबल है जिससे ये पता चल रहा है कि एक जो डेटा टाइप होती है, हमने इनमें से जो ब्लू आपको नजर आ रही है, ये वो डेटा टाइप्स हैं जो हमने कोर्स में कवर अप किए हैं। ठीक है, ये कैरेक्टर, और इसके अलावा जो ग्रे हैं वो हैं जो अभी हमने नहीं पढ़ी, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये डेटा टाइप डिक्लेयर करने का तरीका है, या उसका कीवर्ड है इस कॉलम में। इस कॉलम में उसका साइज है कि रैम के अंदर कितने बाइट्स लेगा, और इस कॉलम में क्या है, उसकी रेंज है, यानी कि वो कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकता है। ठीक है, कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमने इंट पढ़ा था ना, इंट में आप इससे बड़ी और इससे छोटी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। ये जो आपको रेंज दी गई है, आप करके देखिएगा, एरर आएगा। ठीक है, अंडरफ्लो या ओवरफ्लो का एरर आएगा। आप इससे छोटी वैल्यू स्टोर करेंगे तो अंडरफ्लो होगा, इससे बड़ी करेंगे तो ओवरफ्लो आएगा। ठीक है, तो ये आपको ना
अब ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अब आपको प्रोग्रामिंग आ चुकी है बहुत सारी, अब आपको इनकी इस लेवल तक भी पता हो कि अगर आपने इस आपका नंबर जो है वो इससे बढ़ रहा है तो आपने फिर इंट यूज नहीं करनी, फिर उसके लिए क्या यूज करेंगे, लॉन्ग इंट यूज करेंगे। ठीक है, अब इससे लॉन्ग इंट की भी डेटा टाइप यही है, आई थिंक इसकी वैल्यू रेंज इतनी है, शायद गलती गलती है या पता है, डोंट नो। इससे भी ज्यादा बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है तो आप पॉजिटिव वैल्यू, अब मैं आपको ये वाला टेबल पूरा समझाता हूँ। शॉर्ट एंड क्या है, शॉर्ट एंड अगर आपके नंबर छोटे हैं, यानी कि आपके जो है 32,000 पॉजिटिव और नेगेटिव की रेंज में है, आपने स्टोर करने हैं, तो आप शॉर्ट एंड यूज करें तो ये बहुत कम मेमोरी लेता है, रैम के अंदर 2 बाइट्स लेता है, सिर्फ 2 बाइट्स। 2 बाइट्स मतलब कितने बिट्स होंगे, 16 बिट्स। अनसाइंड शॉर्ट एंड जो है ये 65,536 वैल्यू आपकी रैम में लेता है, और ये भी 2 बाइट्स के ही होते हैं, सिर्फ इसमें पॉजिटिव वैल्यू। अनसाइंड से क्या मुराद है, अनसाइंड से मुराद है जिसके साथ साइन स्टोर नहीं करना पड़ता, क्योंकि अगर आपने साइन स्टोर करना होगा ना प्लस या नेगेटिव, तो फिर उसके लिए भी तो कुछ बिट्स रिक्वायर्ड होगी, तो कुछ बिट्स उसमें कंजम्पशन हो जाएगी। तो इस वजह से ना जब हम अनसाइन शॉर्टेड करते हैं तो ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करता है, यानी कि हम इसको बता रहे हैं कि जो हम वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं वो अनसाइन है, उनका कोई साइन नहीं है, तो इसलिए इसकी रेंज बढ़ जाती है, क्योंकि वो साइन के लिए बिट रिक्वायर्ड नहीं होती ना एक। इस तरह अनसाइंड इंट है, उसके लिए 4 बाइट्स हैं, और ये बहुत बड़ी वाली वैल्यू स्टोर, यानी इससे ये डबल है। क्या सर कह रहे हैं आप? ये मैं कह रहा था सर, ये टूज कॉम्प्लीमेंट में स्टोर होता है कि साइन मैग्नीट्यूड होती है इसमें? नहीं, ये टूज कॉम्प्लीमेंट में नहीं स्टोर होता, फिर जो अनसाइंड होता है ना ये टूज में नहीं होता, ये जो साइंस होते हैं वो उस तरह स्टोर होते हैं टूज कम्प्लीमेंट में। ठीक है सर। अनसाइन इस तरह नहीं होता ना, अनसाइन का तो फिर इसलिए जितनी भी बिट्स रिक्वायर्ड होती है ना वो ये इस तरह वो रिजर्व हो जाती हैं। अच्छा, अनसाइन इंट के लिए ये है, फिर इस तरह इंट के लिए हमने तो यही इंट यूज किया है ना, 4 बाइट वाला। इस तरह अगर आपको पता है कि आपने एक डेटा टाइप बनाई है, आपको पता है कि यार इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही रहने, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अब बच्चों के मार्क्स है ना, मार्क्स वो नेगेटिव में तो नहीं हो सकते ना, ठीक है, और आपको ये भी पता है कि मार्क्स जो होते हैं वो लाखों में नहीं होते, डिक्लेयर करने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है। फिर आप इस डेटा टाइप से गुजारा चला सकते हैं, और इसका देखिए साइज भी कम है, क्योंकि जब हम बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं ना तो उसमें फिर हमें ऑप्टिमाइजेशन का भी ख्याल रखना होता है, हम चाहते हैं कि हम उसको ऑप्टिमाइज बनाए, छोटे से छोटा साइज हो, फास्ट से फास्ट हो, तो जितनी छोटी मेमोरी होती है उतनी फास्ट होती है और उतनी इजी टू यूज होती है। तो आपने एक बच्चे के नंबर स्टोर करने हैं मार्क्स, अभी तक तो हम इंट यूज करते आ रहे थे, इंट में क्या हो रहा था, 2 बाइट्स हमारे जाया हो रहे थे, ठीक है, तो हम इसके लिए ये यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं, बट ये करते नहीं है आजकल, क्योंकि मेमोरी इतना इशू नहीं रहा, बट यू शुड बी वेरी क्लियर विद दिस। जब हम ना एम्बेडेड प्रोग्रामिंग करते हैं ना, एम्बेडेड प्रोग्रामिंग यानी कि हम हार्डवेयर के ऊपर छोटी छोटी चिप्स के ऊपर कोडिंग कर रहे होते हैं, तो फिर हमारी मेमोरी बहुत कम होती है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप इसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो सोल्यूशन देती है, हार्डवेयर बेस्ड सोल्यूशन देती है, या वो ड्राइवर्स बनाते हैं, ठीक है, तो अब वो उनकी मेमोरी बहुत कम होती है, 2 KB होगी, 3 KB होगी, ठीक है। अब 3 KB की मेमोरी के ऊपर आपने कोई चीज लिखनी है, प्रोग्राम लिखना है 3 KB, तो लाजिम बात है आप इंट अगर यूज करेंगे तो ये तो फौरन मेमोरी खा जाएगा आपकी, तो आप तो इसकी तरफ जाना चाहिए ना आपको, तो इसलिए ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। पता इसलिए नहीं कि आपको ये रेंज याद हो, आपको पता हो कि यार एक सोल्यूशन ये भी होता है कि हम छोटी मेमोरीज के जरिए मेमोरी को यूटिलाइज कर सकते हैं, छोटे डेटा टाइप्स के जरिए, ठीक है ना। अच्छा, इस तरह लॉन्ग जो इंट है वो जो आपको मेमोरी में इस तरह लेता है स्पेस, इस तरह ये एक कंप्लीट टेबल है, ये आपको मैं अभी प्रोवाइड कर देता हूँ, तो आप इसको खुद देख लीजिएगा। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो साइज होता है इन डेटा टाइप्स का, ये जो साइज यहाँ पे लिखे हुए हैं ये वाले, ठीक है, ये डिपेंड कर रहे होते हैं कंपाइलर टू कंपाइलर। ये 32 जीसीसी की ये फिगर्स हैं, आपको 32 के अलावा 64 बिट में मे बी ये डिफरेंट हो, ठीक है। और अगर सी प्लस प्लस में आपने किसी डेटा टाइप का साइज चेक करना हो तो ये ऑपरेटर यूज होता है, यानी कि अगर मैं देखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं लिखता हूँ इंट ए बी सी इज इक्वल टू 20, और मैं लिखता हूँ साइज ऑफ, सी आउट करता हूँ, साइज ऑफ ए बी सी, तो यहाँ पे आप देखिए 4 बता रहे हैं, 4 मतलब 4 बाइट्स। इसी तरह अगर ये फ्लोट होता, फ्लोट का भी 4 बताएगा मुझे। अब इसकी डेटा टाइप चेंज करके देखिए 4 बता रहे हैं। अब करेक्टर करके लेते हैं, इसको कर लेते हैं डबल। डबल की कितनी स्टोरेज होती है, 8 होती है हमारे पास। 1 मिनट क्लास।
ये हमारी आप 8 बाइट्स इसकी जो कैपेसिटी। इसी तरह अगर मैं 4 करता हूँ 4, तो इसकी कितनी होगी 1 बाइट। ठीक है, शॉर्ट इंच करता हूँ तो शॉर्ट इंट, इसकी कितनी है शॉर्ट इंट की 2 बाइट, आई थिंक 2 बाइट है। ठीक है, इस तरह आप मेमोरी साइज खुद भी चेक कर सकते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर के जरिए। अच्छा, अब ना जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो मैं आपको भी बताता हूँ, 1 मिनट। आपने मुझे बताना है, ठीक है, आपने मुझे ना कुछ आंसर्स करने हैं, जरा थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव कर लें, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। मैं एक सॉफ्टवेयर ओपन करूँ जिसमें हम छोटी सी रैम ड्रा करते हैं, और फिर आप मुझे बताएंगे कि इनके एड्रेसेस कैसे मतलब एड्रेस होंगी। क्योंकि रैम के अंदर जो एड्रेसेस होते हैं ना, वो कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशंस होती हैं, कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशंस होती हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल पहले सेल का एड्रेस 1 है तो दूसरी का 2 होगा, तीसरी का 3 होगा, चौथे का 4 होगा। अब एक छोटी सी हम रैम बनाते हैं और उस पे ना मैं सेल्स ड्रा करता हूँ। ये इसके सेल्स हैं कुछ, ठीक है, और इसका एड्रेस मैं दे रहा हूँ। अभी मैंने इसका एड्रेस जो है वो इंटीजर नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। वैसे ये इंटीजर नंबर नहीं होता, ये हेक्साडेसिमल नंबर होता है। अच्छा, इसका एड्रेस जो है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 1 है, 12 है, 13 है, 15 है, 16 है एंड 17। ये कुछ एड्रेसेस जो मैंने अभी ड्रॉ किए हैं, ठीक है, ये इनको छोड़ देते हैं। हर एक ना जो एड्रेस है ना, एक सेल को प्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये बेसिकली कितने बाइट का है, 8 बाइट, 8 बिट्स का है। इसके अंदर कितना डेटा स्टोर हो सकता है, 8 बिट्स, यानी 0 0 0 0 2 3 4, ये 8 बिट स्टोर हो सकते हैं एक सेल के अंदर। अच्छा जी, अब आपने ना इस टेबल को माइंड में रखना है, इस टेबल को थोड़ा सा माइंड में रखना है, इस टेबल को, ठीक है। जरा इसकी अगर आपके पास लैपटॉप मोबाइल वगैरह है तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, या इसको पेंट में स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें, ताकि आपको ये थोड़ा सा याद रहे कि ये टेबल जो है ये इसमें क्या रेंजेस है, ये याद कर लेना। 1 मिनट कर लिया आपने, ये इसको देख लिया, लिख लिया वो, सॉरी आई मीन के स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। और ये कैरेक्टर की ये एक बाइट होती है, ये आपको साइज का पता होना चाहिए। अच्छा, अब मैं करता हूँ इंट, एक डिक्लेयर करता हूँ ए, ठीक है, क्या करता हूँ, इंट ए। अब वो कितने बाइट लेगा, कोई बच्चे, कौन बच्चा बताएगा, कोई एक बच्चा बता दे कितने बाइट लेगा। 4 बाइट लेगा, ठीक है। मतलब बेसिकली वो कहां पे स्टोर होगा, यहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है ना, यहाँ पे। अच्छा, अब मैं करता हूं एक और वेरिएबल क्रिएट, बी। अब वो कितने बाइट लेगा, 1 बाइट लेगा सर। 1 बाइट लेगा एग्जैक्टली, ठीक है। उसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, वो कहां पे स्टोर होगा, यहाँ पे। अच्छा, अब इसका जो कलेक्टिव एड्रेस है ना, कलेक्टिव एड्रेस है, वो क्या होगा, वो फॉर एग्जाम्पल कोई एक नंबर है, जैसे कि मैं कहता हूँ 0001 है, जो यानी कि उसका पहला एड्रेस होता है ना, पहला एड्रेस जो ये 4 ब्लॉक्स ले रहा है ना,
जो इसके सेल का पहला एड्रेस होता है ना इस कंप्लीट का वो एड्रेस, यानी कि जो वेरिएबल का एड्रेस वो होगा, यानी कि एक एड्रेस क्या होगा 001, यानी कि जो ब्लॉक का पहला सेल होता है ना जो उसका एड्रेस होता है, वेरिएबल का एड्रेस भी क्या होता है वही होता है। अब इसका क्या एड्रेस होगा, फिर इस 4 का क्या एड्रेस होगा, 0005 होगा सर। ठीक है। अब मैं एक बनाता हूँ डबल टाइप का, लॉन्ग टाइप का। लॉन्ग की डेटा टाइप, लॉन्ग डेटा टाइप की कितनी वो थी, लॉन्ग ये थी लॉन्ग इंट, ठीक है। लॉन्ग इंट क्या है 8 बाइट का है, 8 बाइट का है। तो वो मेमोरी में कितनी जगह लेगा 8 बाइट लेगा, 1 2 3 एड्रेस 6 से स्टार्ट होगा और ये कहां तक जाएगा 14 तक। ये 14 तक ये लेगा इसके लिए मेमोरी। और इसका एड्रेस कौन सा होगा, यानी इस सी का जो है मेमोरी एड्रेस कौन सा, ये तो वेरिएबल का नाम है, इसका मेमोरी एड्रेस कौन सा होगा सर 13 तक लेगा। 0006। 13, चलो जितना भी लेगा, मेरी मैथ अच्छी नहीं है, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, सी का जो आप एड्रेस है वो कौन सा होगा 0006। 0006। हाँ ये होगा। अब जरा इसमें इनको तरतीब दे लेते हैं थोड़ा सा। 1 आ गया, 5 आ गया, ये आ गया। अब कोई मुझे इनसे बता, इन वेरिएबल से देख के बता सकते हैं कि ये कितने बाइट का है, ये कितने बाइट का और ये कितने बाइट का है, बता सकते हैं ना। ये 4 बाइट के, क्योंकि नेक्स्ट 5 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और ये 4 बाइट का, ये 1 बाइट का, और इसके बाइट इधर से नहीं पता चल सकती, ठीक है, ये कितने बाइट का है। तो इसके लिए फिर हम नेक्स्ट जो वेरिएबल पढ़ा होगा उससे पता चलेगा कि ये कितने बाइट का है, ठीक है। तो ये जो एड्रेसेस होती है ना, अब जहां भी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे रैम की, रैम मेमोरी एड्रेसेस फॉर एरे कर लेते हैं, वो आपको इजीली समझ आ जाएगा। आप इसके एक इमेज देखते हैं, आप इसमें एक सीक्वेंस देखेंगे इनके अंदर, जहां से आपको पता लगेगा कि तो उसका साइज क्या है। हेक्साडेसिमल देख लेते हैं। ये तो वही हो गया ना जो भी हमने बनाया है, कोई ऐसा इमेज। चलो ये अभी हमें ढूंढना पड़ेगा, वो टाइम लगेगा। तो इस तरह एक्चुअली ना, इस तरह जो है वो ब्लॉक्स बनती है, जैसे कि एक ब्लॉक बनना है उसी तरह एक ब्लॉक ये बना है, सी के लिए बना है ये वाला, ठीक है। इसका जो एड्रेस होगा वो ये होगा, इसका एड्रेस जो है वो ये था, और इसका जो एड्रेस था वो ये था। तो इस तरह एक्चुअली फिजिकली रैम में इस तरह क्रिएशन होती है। जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो वो उसके साइज के मुताबिक रैम से उतने जो है सेल्स ले लेता है। अब इसमें कितने सेल लिए 1 2 3 4, इसने कितने सेल लिए 1, इसने कितने लिए 8, क्योंकि एक सेल जो हम कहते हैं वो कहते हैं 1 बाइट का है, यानी 1 बाइट में मतलब कितने बिट्स होते हैं 8 बिट्स होती है। ये देखिए ना, अब इसमें 8 जो है नंबर स्टोर है, ठीक है ना। तो वो इस तरह जो है स्टोरेज होती है मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर एक्चुअली इंटरनल ऐसे काम हो रहा होता है। जब हम वेरिएबल बनाते हैं, एक वेरिएबल के बाद जब दूसरा वेरिएबल एग्जीक्यूट होता है तो वो रैम में इस तरह जगह लेते हैं, फिर तीसरा लेते हैं, चौथा लेते हैं, पांचवा लेते हैं, और नए वेरिएबल का एड्रेस उधर से स्टार्ट होता है जहां पे पिछले का एंड हो रहा होता है, यानी कि जहां पे इसका 5 का एंड हो रहा है तो अगला 6 से स्टार्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब जहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है, कोई बात समझ नहीं आई, तो वो जरा मुझे बता दें। जी फरोख, कमेंट मैंने आपका पढ़ लिया है, कोई क्वेश्चन है तो बताओ। और कोई बच्चा जिसका कोई क्वेश्चन हो, समझ ना आई हो कि ये इंटरनली कैसे वेरिएबल बनते हैं, इनका साइज का क्या रोल होता है, कितना इंपॉर्टेंट है साइज। अभी मेरे दोस्त ना कुछ काम कर रहे हैं उसमें, अब इवन कि मेरा अपना भाई जो काम कर रहा है ना, वो ऐसी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, उसी में काम करते हैं। तो वो ना वो इन डेटा टाइप्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि उनकी जो प्रोडक्ट है ना वो बड़ी ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट है। इवन कि एक मेरा दोस्त काम कर रहा है मेंटर ग्राफिक्स में, तो वो एम्बेडेड चिप्स पे काम करते हैं।
तो वो भी क्योंकि छोटे कंट्रोलर्स पे काम कर रहे होते हैं तो उनका भी रोल जो है वो ज़्यादातर इनसे भी छोटी डेटा टाइप्स होती हैं, वो फिर कस्टमाइज होती हैं, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर यूज़ होती हैं। तो सी जो है वो उस लेवल पे यूज़ होती है। वैसे फ्लोट जो है वो 4 बाइट ले रहा है, ये देखो, और इसकी रेंज बड़ी होती है। वैसे डबल की तो बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज होती है। तो ये इसकी रेंज देखें ना, लॉन्ग, अगर इतनी बड़ी वैल्यू स्टोर करनी हो आपने तो ये इसकी रेंज देखें। कोई काउंट करके बताएगा कि ये कितना बड़ा नंबर है? ये तो बहुत बड़ा नंबर है ना, इसको मेरे ख्याल में इसका शायद कोई काउंट भी नहीं कर सकते, ये वाला। तो आप खुद देख लें 8 बाइट्स कितनी बड़ी स्टोरेज लेता है। 8 बाइट्स भी तो ले रहा है ना, इसलिए इतना बड़ा नंबर है। दैट्स इट फॉर टुडे आई थिंक। सर जी जी। सर लॉन्ग इंट भी 8 बाइट ले रहा है और लॉन्ग इंट भी 8 बाइट ले रहा है, तो फर्क क्यों आ रहा है इनमें स्टोरेज का? इसमें ये साइंड है, इसमें 7 सैंपल भी है। ये देखो ना, नेगेटिव सैंपल है, पॉजिटिव तक है। ये अनसाइंड है क्योंकि इसमें हमें ना सैंपल को स्टोर करने की कोई टेंशन नहीं है, यानी कि सैंपल बिट हमारी बच रही है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, ये नंबर जो पॉजिटिव वो बड़ा हो रहा है। मैं कहता हूँ कि हमारे पास 8 ब्लॉक्स हैं ये, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये 4 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। इसमें कितने बड़े से बड़ा, कितने ये 0 1 की शेप में अगर स्टोर करें, 0 0 0 1, और इस तरह का चारों 1 हो तो बड़े से बड़ा क्या नंबर स्टोर हो सकता है? 8। और अगर मैं कहूँ कि यार ये वाली जो बिट है ना, इस पे आपने सिर्फ सैंपल स्टोर करना है, प्लस या माइनस फॉर एग्जाम्पल, तो हमारे पास कितनी बिट्स रह जाएंगी? 3। और 3 बिट्स पे बड़े से बड़ा कौन सा नंबर स्टोर हो सकता है? 7। पर सर, ये अभी छोटी सर बिट्स है तो एक का फर्क आया है। जी जी। सर अनसाइंड लॉन्ग इंट और अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग इंट इन दोनों की 8 ही है। ये तो फिर कंपाइलर बेस्ड है ना, ये तो कंपाइलर बेस्ड है। साइज ऑफ कोर्स इनका सेम है, लेकिन कंपाइलर बेस्ड रेंजेस इनकी डिफरेंट है। लेकिन मैक्सिमम नंबर यही स्टोर कर सकते हैं, ये वाला ही है जो ये वाला। सर इंट और लॉन्ग एंड की रेंज सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है। हाँ, वो तो कंपाइलर बेस है ना, उसके साइज वो डिफरेंट है। कंपाइलर बेस है बेसिकली, कंपाइलर उसको अलाउ नहीं कर रहा है इतनी बड़ी वैल्यू स्टोर करने पे। इसके इंटरनल्स में फिर एग्जैक्टली देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे इसका इतना डेप्थ में आइडिया नहीं है कि ये साइज सेम होने के बावजूद, जैसे कि ये नंबर, ये अगर हम इसको देखें और इसको देखें तो इनका साइज तो सेम है। दोनों जो है अनसाइंड नंबर ही स्टोर कर रहे हैं, लेकिन वाई द वैल्यूज आर डिफरेंट। सो ये मुझे एग्जैक्टली डेप्थ का नहीं पता कि ये वजह क्या है। शायद मुझे लग रहा है कि ये कंपाइलर लेवल पे ये वैलिडेट कर रहा है, मेमोरी लेवल पे तो इतनी वैल्यू आनी चाहिए उसके अंदर, क्योंकि 8 बाइट्स है, यानी कि 2 की पावर कितना बन रहा है? 64। ठीक है ना, इतने बनेगा ना? हाँ, 8 8 64, 2 की पावर 64। और इसको जब आप लगाएंगे ना कैलकुलेटर के ऊपर तो मेरे ख्याल में यही नंबर आता है। जैसे ये है, आप देखो ना, 2 की पावर 63 क्यों है, 64 क्यों नहीं है? ड्यू टू साइंड, ठीक है ना। क्योंकि जो 64 यानी कि 63 बिट्स के ऊपर हम क्या स्टोर करेंगे? 0 1, जो आखिरी बिट होगी ना वो 0 या 1, यानी कि 0 होगी तो फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव के लिए और 1 होगी तो नेगेटिव, या वाइस वर्सा। तो दैट्स वाई 2 की पावर 63 ये है। और ये वाली अमाउंट क्या है? ये वाली 2 की पावर 64 है। बेशक आप करके चेक कर लें, कैलकुलेट करके चेक कर लें। 2 की पावर 64 करेंगे तो ये आएगा, 2 की पावर 63 करेंगे तो इससे छोटा नंबर आएगा, इससे हाफ जो होगा। क्योंकि इसमें एक बिट जो जा रही है वो पॉजिटिव या नेगेटिव बिट है, जो ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जी। सर फिर लॉन्ग डाटा टाइप का क्या फ़ायदा होगा? उसमें तो मेमोरी वेस्ट होगी। ये वाली जी सर। नहीं, मेमोरी वेस्ट तो नहीं सर होगी। इंट और लॉन्ग इंट की सेम है ना, वो सर अगर रेंज उनकी सेम है मेमोरी इंट और सेम है लॉन्ग इंट और की, साइज डिफरेंट है। साइज, आई थिंक फिर लॉन्ग एंड के अंदर शायद हम एक मिनट,
हाँ आपकी बात तो वैसे ठीक ही है, लेकिन मुझे इसका एग्जैक्टली आइडिया नहीं पता इसका कि ये मेमोरी वेस्ट है या इसका कोई फ़ायदा तो होगा, या शायद मे भी कोई फ़ायदा हो इसका, मुझे नहीं पता इसका आइडिया डायरेक्टली नहीं पता, डॉक्टर वैस साहब से पूछना पड़ेगा शायद, क्योंकि हाँ इनकी मेमोरी सेम है, बाइट्स का तो वो है, तो ठीक है ना यूज़ करो, ये तो है ना। कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी भी करते हैं, कीप दिस थिंग इन माइंड, शायद ये 64 बिट कंपाइलर पे जाए तो यही 8 बिट्स जो है ये वैल्यू रेंज बढ़ जाए, शायद ये 32 बिट की वजह से ये छोटा नंबर, ये इसमें इतना फर्क ना आ रहा हो बाइट्स का, पॉसिबिलिटी है ये। बट मोस्टली जो हम ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं आज तक, जो मैं यूज़ करता रहा हूँ, इंट, फ्लोट, डबल, करेक्टर, लेकिन हमें करनी चाहिए ये वाली डेटा टाइप्स। जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताई थी आपको कि आप किसी की प्राइस, किसी प्रोडक्ट की प्राइस यूज़ कर रहे हैं, आप प्राइस बड़ी से बड़ी किसी प्रोडक्ट की क्या हो सकती है, आपका किराना स्टोर का एक सॉफ्टवेयर है, तो उसके लिए बड़ी सी बड़ी वैल्यू यही हो सकती है ना, 65,536, या बहुत नहीं कर लें तो ये कर लें, ठीक है ना। तो फिर हम इस तरह मेमोरी को बचा सकते हैं, काफ़ी हद तक यूटिलाइज कर सकते हैं। जी आप कोई क्वेश्चन है तो बताएं, वरना फिर हम जो है क्लास ओवर सर करेंगे। डबल डेटा टाइप कहाँ यूज होती है? कौन सी? डबल 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 डेटा टाइप, ये भी बहुत बड़ी वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज होती है, काफ़ी बड़ी वैल्यू स्टोर होती है डबल के अंदर। डबल जो डेसिमल पॉइंट्स भी आ जाते हैं ना डबल के अंदर, तो मुझे लगता है कि इस लॉन्ग में शायद डेसिमल आते हो शायद, सफी शायद ये देख लेना, डबल में बेटा डेसिमल पॉइंट्स आ सकते हैं, बहुत बड़ी वैल्यू स्टोर होती है वो भी इसी तरह ही। और लॉन्ग डबल तो 12 बाइट्स ले रहा है ये देखो, और इसमें 2 से भी बड़ी वैल्यू आ जाएगी। और इसका जो है, इसका मुझे भी एग्जैक्टली जो है वो क्लियर, मैंने अभी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ मेरे लिए ये वर्ड। हाँ तो ये सर ये रोल जो नंबर हमने 5 आज के पढ़ा बाद है चार्ट इसको पर फिर अब किया है, इम्प्लीमेंट भी करेंगे हम? 32 बिट कंपाइलर, नाउ यूज बार 64 बिट कंपाइलर बिकम 64 बिट, यानी कि 8 बाइट्स। बाकी आप ठीक कह रहे हैं, बट मुझे इसके ऊपर एग्जैक्टली अभी भी आइडिया नहीं है, आपकी बात शायद ठीक भी हो या नहीं भी, इसको मैं इंशाल्लाह देखूंगा, मैं इसके ऊपर रिसर्च करूंगा। काफ़ी अच्छा पॉइंट आप लोगों ने राइज किया है, बहुत अच्छी, शाबाश, वेरी गुड चेक। इसको आप लोगों ने भी देखना है और मैंने भी देखना है, और इसका जो है ना आंसर साहब ने करने की कोशिश करनी है कि ये क्या चीज़ है, ये वाई, इसका क्या यूजलेस है, वाकई यूजलेस है ये वाली चीज़, वाकई यूजलेस है या नहीं, या इसका जो कंपाइलर जो है 32 बिट या 64 बिट के ऊपर जो है डिफरेंट बन रहा है। अच्छा बच्चों, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दें, मैं आंसर कर देता हूँ, फिर हम लैब एंड कर देंगे, बिकॉज इसके बाद मेरी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैब वो करवानी है। ये जो आज हमने पढ़ा है इसको अब इम्प्लीमेंट भी करेंगे अब हम? नहीं इम्प्लीमेंट, बस आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ डेटा टाइप्स होती हैं इतनी तरह की, और आपको उनकी रेंजेस का भी अगर पता नहीं है तो इतना पता हो कि इनकी रेंज होती है, क्योंकि जब हम एक्चुअल नेक्स्ट उम्मीद है हम सेमेस्टर में जाएंगे तो वी विल फोकस आल्सो ऑन दिस। मैं भी सर को यही सजेशन दूंगा कि हम इनको फोकस करें, हमें यूटिलाइज करनी चाहिए ना, हमें पता है, अगर हमें पता है कि हमारी रेंज इतनी है, इससे बड़ी वैल्यू आनी नहीं है, तो ऑफ कोर्स वी शुड यूज दिस वन। अगर हमें पता है कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज है और इसी रेंज में है तो वी शुड दिस वन, और अगर हमें पता है कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू है और वो इस रेंज में तो वी शुड दिस वन। तो हमें यूटिलाइज करना चाहिए ना, एक फीचर मिल रहा है हमें इतना बड़ा, तो अगर इट्स ओके, हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये इन फ्यूचर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये तो इतना शायद इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज दिस इज वेरी हार्ड टू रिमेंबर, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको पता होना चाहिए, फिंगर टिप्स पे हर बच्चे को आना चाहिए कि कौन सा मेमोरी जो है वो कितनी ले रहा है, एटलीस्ट ये 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 और जो ये और एक लॉन्ग डेटा टाइप, ये आप तो एटलीस्ट पता ही होना, अगर कुछ नहीं पता तो। बाकी इंटरनल्स का भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया है। बाकी इन डेप्थ मेमोरी कैसे कम्युनिकेट करती है सीपीयू के साथ, दिस इज फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी आप लोग उसमें पढ़ेंगे। और कोई किसी का क्वेश्चन है तो बताएं, कमेंट आया हुआ है, सारी डॉक्यूमेंट ग्रुप में बिल्कुल मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। जावास्क्रिप्ट का समझ नहीं आया, जावास्क्रिप्ट की क्या समझ नहीं आई मुझे बताएं। ऐसा करते हैं कि जावास्क्रिप्ट का ना लेक्चर रख लेते हैं हम, लेकिन अभी नहीं,
कल रख लेते हैं, या मेरी लैब में रख लेते हैं, ठीक है, मेरी लैब जो होनी है उसमें रख लेते हैं एक लेक्चर। मुझे आप बता दीजिएगा जो जो क्वेश्चन हैं, जितने भी प्रॉब्लम है मुझे बता दें, मैं उसका एक लेक्चर बना लेता हूँ, वो हम उस लैब में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी जो है ना मेरी फिर नेक्स्ट अभी लैब स्टार्ट होनी है कंसेक्टिव, तो अभी इतना टाइम नहीं है कि उसको हम देखें। शुरू से समझ नहीं आया, ठीक है, शुरू से ही कर लेंगे, ठीक है, शुरू से एक लेक्चर रख लेते हैं। मैं सर को बता देता हूँ कि मैंने इनको जावास्क्रिप्ट करानी है, जावास्क्रिप्ट को इंशाल्लाह ऐसे करेंगे कि आप लोगों को सारी उधर ही समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है, तो डोंट वरी। बाकी अगर कोई और क्वेश्चन हो सो प्लीज लेट मी नो, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। और अब इंशाल्लाह मैं अब टर्मिनेट करने लगा हूँ क्लास को, ठीक है सर